साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मिलते हैं मध्यकालीन भारत के साहित्यिक और स्थापत्य कला के विषय में। एक्चुअली जो साहित्य लेखन होता है वो स्वतंत्र विचार होते हैं और एक स्वतंत्र सोच होती है। तो वहाँ पर जब आदमी स्थायित्व होता है जीवन में और मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, तब उसका चिंतन मनन काम करता है। और सल्तनत काल जब यहाँ पर फल फूल रहा था और उस समय बहुत सारी साहित्यिक चीज़ों का भी विकास हो रहा था और कला का भी विकास हो रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम सल्तनत काल में किन-किन साहित्य विद्वानों के बारे में भी चर्चा करेंगे और अ, स्थापत्य कला के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र चिंतन और व्यक्ति के निजी गुणों का विकास करता है। तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो कल्चर विकसित हो रहा था और बाहरी कल्चर जो आया, तो जैसे मुस्लिम विद्वान आए, तो उन लोगों ने क्या लिखा, कैसे लिखा, तो ये सारी बात करेंगे हम। तो इस समय जो साहित्य था, वो इस समय के साहित्य मेन रूप से यशोगान और धार्मिक पुस्तकों की भरमार थी। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच का जो समय रहा है, वो ऐसा समय रहा है जब एक दरबारी कवि भी हुआ करते थे और विद्वान भी होते थे, तो राजघरानों का संरक्षण बहुत अच्छा प्राप्त होता था। तो वो जो है यशोगान में या सुल्तान के यशोगान में या धर्म के बारे में उन्होंने रचनाएँ बहुत की हैं। तो जो आज साहित्य फैला पड़ा हुआ है, तो वो मध्यकाल की रचनाओं का बहुत बड़ा परिणाम है। इनमें जैसे सल्तनत काल में, एक तो जब सल्तनत काल चल रहा था यहाँ पर, तो फ़ारसी कई जगह जहाँ पर इनका शासन स्थापित हो गया था, तो फ़ारसी राजभाषा रही। तो बहुत सारी चीज़ों का, पुस्तकों का, साहित्य का फ़ारसी में लेखन हुआ। और एक चीज़ और हुई कि महमूद गज़नवी के समय अल-बरूनी और फ़िरदौसी, ये 2 प्रसिद्ध विद्वान आए यहाँ पर। और एक चीज़ और थी कि मंगोलों का जो आक्रमण हो रहा था मध्य एशिया में, तो मंगोल बहुत ही एक तरह से बर्बर और लड़ाकू थे। तो उनके भय से जो विद्वान टाइप के लोग थे, वो इधर आ रहे थे, यानी भारत की ओर आ रहे थे और यहाँ पर इनके दरबारों में संरक्षण प्राप्त करके यहाँ रह रहे थे। तो एक बड़ी परिस्थिति उनके सामने होती है कि बुद्धिजीवियों का जो एक तबका होता है, वो इधर की ओर आकर्षित होता है। और इसी बात को अमीर खुसरो ने बहुत ही अपनी लेखनियों में कहीं न कहीं बताया है। जैसे कि उसके कुछ शब्द मिलते हैं, जो हम अभी आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उसने, अमीर खुसरो ने कहा है कि मैंने भारत की प्रशंसा 2 कारणों से की है। नंबर 1 ये है कि भारत मेरी जन्मभूमि है और हम इसका वतन हैं। हम सबका वतन है। वतन से प्यार करना एक अहम फ़र्ज़ है और भारत स्वर्ग के समान है। इसकी आबो-हवा खुरासान से बेहतर है। यह हरा-भरा है और साल भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ के लोग अरस्तू जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान हैं। इस बात को अमीर खुसरो कहते हैं अपने साहित्यों में और लेखनी में कहा है उन्होंने कई जगह। तो ये समय वास्तव में ऐसा था। सल्तनत काल में दिल्ली अरबी और फ़ारसी के साहित्य का केंद्र बन चुकी थी। अरबी और फ़ारसी में बहुत सारी लेखनी लिखी गईं। तो मंगोलों के डर से मध्य एशिया में अनेक विद्वान वहाँ से भाग के यहाँ आ ही रहे थे और दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में शरण ली, क्योंकि उनको इससे बेहतर और सुरक्षित जगह नहीं महसूस हो रही थी। भारत में फ़ारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि अमीर खुसरो ने भारत की प्रशंसा की। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा और ये बात भी कही। अ, नरपति नाल और नरपति नाल का जो विसल देव रासो तथा दलपति विजय का खुमान रासो, ये बहुत ही उल्लेखनीय साहित्य है। और अमीर खुसरो ने हिंदी में भी पद्य की रचना की। एक चीज़ें तो भक्ति आंदोलन के संतों, जैसे हम पिछले भक्ति आंदोलन वाली वीडियो में मैंने बताया है कि कबीर, गोरखनाथ आदि ने ईश्वर की स्तुति
में की। लेकिन यहाँ पर जो ईश्वर की स्तुति के बारे में, कबीर ने तो ईश्वर की स्तुति की ही नहीं, उन्होंने तो ईश्वर का सिरे से खंडन किया। और गोरखनाथ जी ने भले किया हो। तो इसी काल में सुप्रसिद्ध जो साहित्य लिखा गया, महाकाव्य पद्मावत, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की, तो वो इसी काल में लिखी गई, जो शायद कहीं न कहीं, शायद क्या वास्तविकता भी है। और अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय की बात है और अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ मामला होता है पद्मावती और पद्मावत। तो इस पर भी साहित्य रचना की मलिक मोहम्मद जायसी ने, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा पद्मावत। तो उसमें पद्मावती और अलाउद्दीन के खिलजी के बीच की जो घटनाएं हुई, क्या, क्यों, कैसे, तो वो उसका जो है एक काव्यमय वर्णन किया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं स्थापत्य कला। सबसे पहले बात होती है स्थापत्य कला है क्या। स्थापत्य कला की जब हम बात करते हैं तो स्थापत्य मतलब जैसे भवन या मूर्तियां या और भी चीजों का निर्माण होता था, शिल्पकार या कारीगर किसी भी चीज का निर्माण करते थे, तो ये स्थापत्य कला के अंतर्गत आते थे। इसमें शिल्प कला भी आते हैं। तो ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए तो वे अपने साथ इमारत बनाने की एक नई परंपरा, नई टेक्नोलॉजी और नया एक डिजाइन लेकर आए। सबसे पहला एक डिजाइन है मेहराब, यानी जो आज के भवनों में या मध्यकाल के बिल्डिंग्स में, इमारतों में देखेंगे कि भले चौकोर दरवाजा हो और उसमें डिजाइनिंग गोलाकार होती है और उसमें नक्काशी वगैरह होती है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर मिलता है, द्वार घुमावदार, और तो उसको मेहराब कहते थे। मेहराब ये ईरानी और तुर्क कारीगरों द्वारा लाई गई कला थी। तो इस तरह के जो गेट और दरवाजे वगैरह मिलते हैं, तो इसे मेहराब कहते हैं। और गुंबद, गुंबद जो आजकल मंदिर के ऊपर घुमावदार गुंबद बना होता है, उसके ऊपर चोटी नुमा लगाता है, उसमें झंडा वगैरह लगा देते हैं। तो ये जो गुंबद का आकार था, ये भी ईरानी और तुर्क कारीगरों की कला थी। तो उस समय यार, और मीनार की जो आज जैसे कुतुब मीनार है, तो ये भी उसी समय आई। तो ये सल्तनत काल में विदेशी कल्चर से आया। तो मेहराब का आकार, स्ट्रक्चर, और गुंबद का स्ट्रक्चर और मीनार का स्ट्रक्चर भारत में इसके पहले नहीं मिलता है। सल्तनत कालीन इमारतों की 3 खास बातें थी, वही जो बताई गई पहले हमने चर्चा की, मेहराब, गुंबद और मीनारें, जो सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं इस समय की। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई, क्योंकि इस्लाम को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया और उनकी बातों को शिरोधार्य किया गया इस्लाम में। तो जब कभी या कहीं भी कई जगह ऐसी बिल्डिंग्स बनी हैं, इमारतें बनी हैं, तो वहाँ पर ये कुरान की आयतों का भी लिखवाया गया है, ऐसा मिलता है। अब मिली-जुली शैली, कुछ हम देखते हैं कि आगे ईरानी और भारतीय कल्चर का जो मिला-जुला असर भी दिखता है। ईरानी व तुर्क कारीगरों से उनका हुनर भारत के कारीगरों ने सीखी। ये बात सही है कि जो ईरानी लोग आए थे वहाँ, तो यहाँ के लोगों ने उनसे कुछ सीखा और ईरानी लोगों ने इनसे तो मिक्सअप हुआ। भारत के कारीगरों ने के हुनर ईरानी व तुर्क कारीगरों ने सीखे। मंदिरों में मेहराब, अब जो उस समय मध्यकाल में जो मंदिर बन रहे थे या मंदिर बने, तो उनमें जो दरवाजे होते थे वो मेहराब, यानी कि गोलाकार जो गेट होता था, तो वो मेहराब, मेहराब और गुंबद, गुंबदाकार जो स्ट्रक्चर था, संरचना थी, तो वो बनने लगे। और कई मस्जिदों में पत्थर पर रखकर तरासे हुए खंभे बनाने लगे। जो यहाँ की स्ट्रक्चर जो परंपरा थी कि पत्थरों को तराश कर बनाना, तो वो मस्जिद जो बनाई गई, मस्जिद में भी तो पत्थर को तराश कर बनाई गई। तो इस तरह की चीज़ों का विकास हुआ। सल्तनत काल में बारीक और छोटे-छोटे चित्र बनाए जाते थे। इसमें एक खासियत थी कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे-छोटे चित्रकारी होती थी और बहुत बारीक और बहुत ही कारीगरी का काम होता था। इसमें शिल्प कला बहुत ही अच्छी थी। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिला था। कभी-कभी वे पुस्तक में वर्णित घटनाओं को के चित्र बनाते थे। भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। जब साहित्य पर प्रभाव पड़ा, साहित्य का परिवर्तन हुआ,
स्थापत्य कला में परिवर्तन हुआ, शिल्प कला में परिवर्तन हुआ, मिली-जुली शैलियों का निर्माण हुआ। तो संगीत और साहित्य में भी अरबी और फ़ारसी शैली का प्रभाव दिखता है। जैसे सितार, सारंगी और तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। सूफी संत वही जो अ, अपने विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए संगीत और कविताओं का प्रयोग करते थे, तो उनको सूफी संत कहा जाता था। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता है। ऐसी उनकी विश्वसनीयता थी और ऐसा वो मानते थे। इससे संगीत के नए रूपों जैसे कव्वाली का प्रचलन हुआ, लोकप्रिय होने में बड़ी सहायता मिली। तो इस तरह जो देखते हैं कि मध्यकाल में साहित्य और कला और स्थापत्य कला इन चीज़ों का विकास हुआ। अब आते हैं हम अगले के टॉपिक में, अगले चरण में। इसके आगे अस्त्र शस्त्र का विकास। इस समय की जो स्थिति देखने को मिलती है, मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें देखने को मिलती हैं। लड़ाई करने का एक माध्यम जो था तलवार और भाले, इन्हीं से लड़ाइयाँ होती थी। तो सबसे जो अच्छी क्वालिटी की तलवारें बनती थी वो मध्यकाल में देखने को मिलती हैं और इनका जो बनने का केंद्र था वाराणसी और सौराष्ट्र इसमें बनती थी। उसके बाद लाहौर और सियालकोट, मुल्तान, गुजरात तथा गोलकुंडा के प्रांत भी इसके लिए मशहूर थे, जहाँ पर तलवारें बनती थी। तो मेन जो फेमस थे वो वाराणसी और सौराष्ट्र, फिर इसके बाद लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और गुजरात तथा गोलकुंडा जो बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार ये आते हैं, तो महाराष्ट्र का एरिया। तो वहाँ पर गोलकुंडा के भी मशहूर थे। राजस्थान एवं गुजरात में निर्मित जमधार, छुरे, धनुष तथा तीरों की बड़ी मांग थी। जो छुरा होता था, छुरे की भी कई क्वालिटी होती थी। जमधार एक विशेष खासियत वाला होता था, तो उसकी मांग बहुत ज़्यादा होती थी। सियालकोट और मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक जो तोड़ के इस्तेमाल की जाती होगी, तो तोड़ेदार बंदूक सर्वोत्तम मानी जाती थी। तोड़ेदार बंदूकों के अलावा लोहे का उपयोग सब प्रकार के, अब उस समय जो लड़ाई होती थी तो तलवारों से होती थी और बंदूकें तो उस समय बाबर के बाद प्रयोग हुआ और बारूद का प्रयोग हुआ, तब बंदूकों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन उस समय लोहे और भाले वगैरह का प्रयोग होते थे, तलवार का प्रयोग होता था। तो सबसे मेन चीज़ होती थी कि कोई वार करे तो बचाव कैसे हो, तो कवच भी बनते थे। ये इसी समय की शुरुआत में देखा गया है और शुरुआत जो हुई है कि कवच, ढाल, हथियार, बंदूक तथा तोप के गोले आदि में बचाव के लिए ये बनते थे। अब आते हैं हम अगले स्टेप में, चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र। चिकित्सा यानी कि जो डिस्पेंसरी या हमारे जो इलाज या उपचार के क्या चीज़ें होती थी, और खगोल शास्त्र। सल्तनत काल में आयुर्विज्ञान और खगोल विद्या जैसे बहुत से अनुसंधान सुल्तान और अमीरों को ये काम करने के लिए संरक्षण प्राप्त था। सुल्तान ये व्यवस्था रखते थे कि विद्वानों को सम्मान करते थे और उनको ऐसे माहौल और संसाधन उपलब्ध कराते थे जिससे वो खगोल विज्ञान के भी बारे में चिंतन कर सकें और जो चिकित्सा से संबंधित चीज़ें हैं, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें उनको उपलब्ध हो सकें और अच्छे स्वास्थ्य की ये लोग जीवन जी सकें, अच्छे स्वास्थ्य को। तो मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन तथा अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये फेमस थे उस समय के। मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन और अजीमुद्दीन ये उस समय के सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। और मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे और जोग मशहूर शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक मतलब जो सर्जन इस समय होता है, तो उस समय का जो जोग था, मशहूर सर्जन था, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर जो होता था उस समय, वो था। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जिनसे पता चलता है कि देश में अनेक जर्राह या शल्य चिकित्सक, जर्राह भी शब्द मिला है, अब ये अरबी का है या फारसी का है नहीं पता, लेकिन जर्राह जो होता है वो शल्य चिकित्सक यानी कि जो सर्जन होता था उसे जर्राह कहते थे। तो शल्य चिकित्सक चिकित्सा जो है वे केवल शल्य चिकित्सा ही नहीं करते थे, बल्कि कृत्रिम अंग भी बनाकर लगाते थे। आर्टिफिशियल
जैसे आज ट्रांसप्लांट करते हैं, विभिन्न अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है, तो उस समय भी ये प्रक्रिया उपलब्ध थी और कृत्रिम अंगों को भी बनाकर ये स्थापित करते थे। तो जैसे काट के स्टोन निकालना से आज किडनी में हो जाती है आज के समय में, और भी चीज़ें। तो इस तरह मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन कहते हैं हो जाता था उस समय। तो ये स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सुविधाएँ उस समय उपलब्ध थीं। आगे हम बात करते हैं कृषि। कृषि क्या था? देश की आबादी ज़्यादातर लोग कृषि पर डिपेंड करते थे। वे कड़ी मेहनत करते थे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ने और युद्ध होने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। युद्ध तो अक्सर होते रहते थे, कब कहाँ से हो जाए ये पता नहीं चलता था। तो उस समय किसानों का जीवन स्तर ऊँचा नहीं था। आज भी कोई ख़ास ऊँचा नहीं है, उस समय भी ऐसे ही था लगभग, क्योंकि निम्न स्तर का था। तो गाँव के अधिकारी कभी-कभी अपने पद का दुरुपयोग करते थे और किसानों से अपना जो सरकार को टैक्स देना होता था या जो जिसके अधीन होते थे उसको टैक्स देना पड़ता था। तो जो सुल्तान या सरकार के अधीन लोग होते थे, तो किसानों से ज़बरदस्ती करके अपने हिस्से का भी टैक्स किसानों से दिलवा देते। तो इस तरह उनका एक तरह से शोषण होता था उस समय भी। और व्यापार की बात करें तो मुस्लिम विजय ने देश के उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार में बाधा नहीं डाली। एक अच्छी बात ये मिलती है कि अटैक होते थे, लड़ाइयाँ होती थीं, युद्ध होते थे, लेकिन व्यापार में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला जाता था। ये एक आपसी समझ और आपसी हित को ध्यान में रखते हुए ये बातें होती थीं कि लड़ाई हो या कुछ भी हो। गाँव तथा शहरों में कारीगरों एवं शिल्पियों ने अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा। जिससे जो गाँव में लोग छोटे काम करने वाले थे, वो जो भी काम कर रहे थे, वो अपना वो काम करते रहते थे। राजा या सुल्तान लड़ाइयाँ लड़ते थे, सैनिक लड़ते थे, तो उनसे इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, वो अपने काम पर ध्यान देते थे। उनके औज़ार भी वही थे, शिल्पियों ने अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा और उनके औज़ार भी वही थे। कुछ विशेष प्रकार के नए काम करने वाले कारीगर वर्ग भी उत्पन्न होते हैं उस समय। ये जो नए-नए काम आते हैं, तो उनमें भी काम करने, जैसे बर्तन पर कलई करना यानी कलर करना, और घोड़े की नाल यानी घोड़ों का प्रयोग इस समय ज़्यादा हो जाता है, लड़ाइयों में, युद्ध में घोड़ों का उपयोग किया जाता था, तो घोड़े की नाल वगैरह बनाना और रकाब बनाना यानी कि जो घोड़े की पीठ में बैठकर पैर रखा जाता तो रकाब होती थी, वाले कागज़ और कागज़ का भी इस समय बनाने का काम होता था, तो कागज़ का आविष्कार भी लोग करते थे। इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी थे। शाही मतलब गवर्नमेंटेड कहें या सुल्तान की तरफ से जो कारखाने लगाए जाते थे, तो उनको शाही कारखाने ही कहा जाता था। देश की तकनीकी के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्थापित किए गए थे ये शाही कारखाने, और इन कारखानों में राज परिवार तथा दरबारी लोगों की ज़रूरत की चीज़ें भी बनाई जाती थीं। तो ये एक जो शाही राजघराने होते थे और सुल्तान से संबंधित जो भी चीज़ें होती थी, तो शाही कारखाने जो हुआ करते थे, तो उसमें बनते थे। मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार हुए। सुल्तानों ने जो चांदी के उस समय टके चलवाए और तांबे के जीतल इनका भी प्रचलन करवाया। तो इसके साथ जो व्यापार शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का और विकास हुआ। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने तथा चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल और गुजरात में बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े और सोने-चांदी ये इसका काम बहुत अच्छा होता था। बंगाल का सोनार गाँव और ढाका ये कच्चे रेशम और मलमल के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में देखें तो महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं और 14वीं सदी में भारत में जो मुस्लिम लोग आए, तो ये लाए थे चरखा। अब चरखा एक ख़ास बात है, देखिए चरखे की जब हम बात करते हैं तो अनायास भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो गांधी जी का नाम आ ही जाता है। तो गांधी जी आधुनिक भारत में हुए और इंग्लिश गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय की बात है, तो उस समय गांधी जी ने अपना हथियार बनाया। हथियार क्या बनाया, एक तरह से चरखा वो चलाते थे। तो चरखा उनके समय में प्रचलित ज़्यादा हुआ, लेकिन ये लाया कब गया और कौन लाया? तो ये मुस्लिम लोग लाए और इन्होंने वस्त्र निर्माण की जो विधा थी, उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए, तकनीकी परिवर्तन के लिए कि ये चरखे का इस्तेमाल किया। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ, बहुत अच्छा कपड़ा बनता था।
लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़ों की एकदम से धाक जम गई। वहां पर यहाँ के कपड़ों की बहुत मांग होती थी। पेड़ पौधों और खनिज स्रोतों से प्राप्त विभिन्न रंगों से रंगाई का कार्य किया जाता था और उस काल में भारतीय कपड़े चीन को भी निर्यात किए जाते थे। तो मध्यकाल में उस समय जो चरखा मुस्लिम लोग लाए वो गांधी जी ने इस्तेमाल किया, उसको बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया और उनको बाकायदे एक जब कई बार कांग्रेस ने झंडा बनाया तो सबसे पहले तो ये चरखे का ही प्रयोग किया था झंडे के बीच में, जो आज चक्र का प्रयोग किया गया है जहां पर, तो वो वहां पर बीच में श्वेत पट्टिका पर चरखे का इस्तेमाल किया जाता था, ध्वज जो बनाया गया था पहले। तो इस तरह चरखे का जो उपयोग था या लाए थे वो मुस्लिम लोग लाए थे और अरब या फारस से, उधर से, ईरान से कहीं से आया था। तो इसकी जो उपयोगिता है वो उस समय बहुत ज़्यादा थी और इसकी उपयोगिता से व्यापार में और तकनीकी में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलता है। परिणाम इसके बहुत अच्छे मिलते हैं। कपड़े की मार्केटिंग बहुत अच्छी होती थी। तो इस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जल थल दोनों मार्ग से होते थे। जो व्यापार का साधन था वो नदियों के माध्यम से और स्थल भाग से भी होता था। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था और कुछ वस्तुओं को आयात भी करता था। जो निर्यात करने वाली वस्तुएं थी इसमें चर्म व धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन आधारित गलीचे प्रमुख थे। भारत पश्चिमी एशिया से उच्च कोट के कुछ कपड़े जैसे साटन, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े जो यहाँ पे नहीं होते थे ज्यादा अच्छी, तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था, खरीदता था भारत। अब आते हैं हम यातायात के जो साधन थे वो क्या थे। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने से या दिल्ली सल्तनत के जब अच्छे से इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हो जाता है, स्थायित्व हो जाता है, तो यहाँ पर संचार का विकास होता है। उस समय आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का ज्ञान नहीं था, ये तो सही बात है। आधुनिक जो उपकरण हैं उनका तो ज्ञान नहीं होता था। लोग परिवहन के साधनों के रूप में जैसे कुलियों